दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, बजट के क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं जनरल प्रोसीजर क्या होता है, और जनरल प्रोसीजर के साथ साथ हम जानेंगे ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन के रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या फिर एक कोई लॉ बना है इनके लिए अलग, वो देखते हैं हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है। इसके अंदर चैप्टर 1 में दिया गया है द यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड प्रोविजंस, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 है जो कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है, और आर्टिकल 74 का फर्स्ट क्लॉज जो कि कहता है कि द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा एग्जीक्यूटिव पावर अपनी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसमें अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 76 में। फिर हमने देखा था चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 5 जिसमें कि यूनियन लेजिस्लेचर के रिलेटेड प्रोविजंस है। इसमें हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा क्या होगा, ये 80 और 81 आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस क्या होंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, वो दिए गए हैं। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 110 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें मनी बिल क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 111 यानी कि असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होगा वो दिया गया है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 116 जिसमें कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है और कितने टाइम के लिए दिया जाता है वो जाना था हमने लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज हम जानते हैं आर्टिकल 118 क्या होता है, जनरल प्रोसीजर के बारे में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे चलेगा पार्लियामेंट। तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इट बिजनेस। पार्लियामेंट का हर हाउस अपने रूल्स बनाएगा किस चीज के बारे में कि कैसे अपने सेशंस कंडक्ट करने हैं और बिजनेस कैसे होगा पार्लियामेंट में, कैसे बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे, कैसे वर्किंग होगी, ये सब के बारे में हर हाउस को अपने रूल्स बनाने का अधिकार देता है आर्टिकल 118। फिर कहता है कि अगर ज्वाइंट सेशन करना पड़े उसके रिगार्डिंग कैसे कंडक्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट बनाएगा रूल्स आफ्टर कंसल्टिंग लोकसभा एंड राज्यसभा। और उनके बीच में दोनों हाउस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो भी उसके रूल्स बनाएगा प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दो इंपॉर्टेंट है यही है बस कि रूल्स कौन बनाएगा, हर हाउस को अधिकार है अपने रूल्स खुद बनाने का कंडक्ट और बिजनेस के। और ज्वाइंट सेशन करना पड़े या फिर कम्युनिकेशन कैसी होगी दोनों हाउस के बीच में वो बनाएंगे प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद लोकसभा एंड राज्यसभा। और ज्वाइंट सिटिंग में ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कौन प्रिसाइड ओवर करता है, स्पीकर। और अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को। फिर अगला देख लेते हैं लैंग्वेजेस। आर्टिकल 120 में दिया गया है कि किस लैंग्वेज में बिजनेस कंडक्ट होगा राज्यसभा और लोकसभा में, कौन किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किस लैंग्वेज में बिल पेश किए जा सकते हैं, वो है दिया आर्टिकल 120 में। तो ये क्या कहता है, बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में बिजनेस कर सकता है दोनों हाउस, यानी हिंदी और इंग्लिश में बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बंदे बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में से, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। फिर कहता है कि चेयरमैन और स्पीकर यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसी भी एमपी को ये कह सकता है कि आप अपनी मदर टंग में बोल लीजिए। अगर वो हिंदी या इंग्लिश में अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं तो वो स्पेशल परमिशन ग्रांट कर सकता है किसी भी मेंबर को। तो कौन कर सकता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिस्पेक्टिवली बताएंगे मेंबर्स को कि आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि मदर टंग में बोला जा सकता है पर उसकी परमिशन कौन देगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। जनरली इंग्लिश और हिंदी में ट्रांजैक्ट करना है आपको बिजनेस। फिर आता है डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 121 कि पार्लियामेंट क्या डिस्कस नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे है वो दिया गया है आर्टिकल 121 में। तो ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या नहीं डिस्कस कर सकती, कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट कैसा है जब वो अपना काम कर रहा था एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट। एक्सेप्ट कब कर सकती है, जब उस जज की रिमूवल की डिस्कशन चल रही है किसी भी हाउस में, उस केस में उसका कंडक्ट डिस्कस हो सकता है,
ठीक है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव कर सकती है पार्लियामेंट, अगर उसकी डिस्कशन चल रही है तब उसका कंडक्ट डिस्कस हो सकता है, और किसी केस में नहीं किया जा सकता। कंडक्ट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसका रिस्ट्रिक्शन है, ये दिया गया है आर्टिकल 121 में। फिर आता है आर्टिकल 122, जैसे कि पार्लियामेंट नहीं डिस्कस कर सकती किसी भी जज का कंडक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही कोर्ट भी नहीं कर सकती इंक्वायर किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट में क्या प्रोसीडिंग थी, उसकी इरेगुलरिटी थी प्रोसीजर में, प्रोसीजर पार्लियामेंट का फॉलो हुआ नहीं हुआ, उस हाउस का प्रोसीजर जो था वो फॉलो हुआ नहीं हुआ, उसको इंक्वायर नहीं कर सकती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस हाउस की ही है, उसने ही अपने रूल बनाए हैं। हाउस ने, लोकसभा के रूल्स होते हैं कुछ, अपने राज्यसभा के अलग रूल्स हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाया और वही डिसाइड करेंगे कि रूल्स फॉलो हुए हैं कि नहीं। उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई कोर्ट उसमें अंदर इंक्वायर नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली वाइसा वर्सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपस में इंटरफेयर ना करें किसी के काम के लिए, इसलिए ये आर्टिकल 121 और 122 दिए गए हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू पावर, जैसे कि आर्टिकल 110 मनी बिल का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। ये आर्टिकल भी डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ये हमने पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जब देखी थी तो लेजिस्लेटिव पावर्स में देखा था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो ये आर्टिकल था 123, बोल्ड में करा है, बड़ा लिखा है, आपको ये याद कर लेना है। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, कब? ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट नहीं लगी हुई और कोई ऐसा मैटर आ गया जिसके अंदर अर्जेंट चाहिए हमें एक लॉ, और पार्लियामेंट क्योंकि लॉ नहीं बना सकती उस समय, तो प्रेसिडेंट इशू कर सकता है एक ऑर्डिनेंस और बाद में उसे पार्लियामेंट से रेटिफाई करा लिया जाता है। तो एक तरह से ऑर्डिनेंस एक लॉ ही होता है, इफेक्टिव एज ए लॉ, लेकिन तब पार्लियामेंट नहीं बना पाती लॉ, इसलिए प्रेसिडेंट इशू कर देता है। तो अभी हमने रिसेंटली जून में ही देखा है कि प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस इशू करे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पार्लियामेंट लग नहीं पाई थी, तो अर्जेंट मैटर थे, तो 2 उन्होंने इशू करे हैं ऑर्डिनेंसेस। एक है ऑर्डिनेंस ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आरबीआई, आरबीआई के अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स को ला दिया गया है उसकी सुपरविजन के अंदर, इसके लिए एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया है। और एक और ऑर्डिनेंस इशू किया गया जून 2020 में, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। तो बेसिकली ये लॉज को ही अमेंड करते हैं या लॉ ही होते हैं अपने आप में फॉर द टाइम बिंग, जब पार्लियामेंट रिसेस में है या लग नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 123 में दिया गया, ये याद रखना है आपको इसमें। और ये लॉ ही होते हैं, तो ऐसे लॉ इनेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। और जब पार्लियामेंट लग जाएगी दोबारा, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास कराना होगा दोनों हाउस से ऑर्डिनेंस को लॉ बनने के लिए, नहीं तो ये लॉ नहीं रहेगा, लॉ हट जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों हाउस अलग अलग दिन रीअसेंबल हो रहे हैं तो हम 6 हफ्ते तब से गिनेंगे जब वो लास्ट वाला जो हाउस रीअसेंबल हुआ उससे। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा आज रीअसेंबल हुई और राज्यसभा 1 हफ्ते बाद हुई रीअसेंबल, तो राज्यसभा जब रीअसेंबल हुई है उससे 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास कराना है दोनों हाउसेस के अंदर। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं, कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे के अंदर, किसके अंदर कौन सी सुपीरियर है, किसके पास किस चीज के लिए ज्यादा पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले लोकसभा जान लेते हैं। लोकसभा की क्या क्या जहां पे एडवांटेज है लोकसभा को, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये हमने देखा। स्पीकर डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है, चेयरमैन नहीं करेगा, ना वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, स्पीकर करेगा कि बिल कौन सा मनी बिल है कि नहीं। और जो एक्सपेंडिचर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं मनी बिल्स, तो लोकसभा ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी एडवांटेज मनी मैटर्स में किसकी है, लोकसभा की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के नहीं होते। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा में ही लाई जा सकती है सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी भी जो एग्जीक्यूटिव की है वो लोकसभा के प्रति है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। ये मैं बता दिया आपको, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही लाई जा सकती है। और ज्वाइंट सिटिंग में भी, ज्वाइंट सिटिंग में क्योंकि न्यूमेरिकल एडवांटेज है लोकसभा के पास, ज्यादा मेंबर्स हैं उसके पास, तो ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा के मेंबर्स क्योंकि ज्यादा हैं तो उनके वोट्स ज्यादा होंगे, तो ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा वालों के चलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहां भी एडवांटेज किसके पास है, लोकसभा के पास।
और पार्लियामेंट्री कमिटीज जो बनती हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, उनके मेंबर्स कैसे नॉमिनेट या सिलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि लोकसभा के जो होते हैं ज़्यादा मेंबर्स होते हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा। और कई कई कमिटीज जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उनके अंदर राज्यसभा के मेंबर्स ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी एडवांटेज किसकी है? लोकसभा की। अब राज्यसभा कहाँ पे ज़्यादा पावर होल्ड करती है वो देख लेते हैं। तो अगर हमें कई केसेस में क्या होता है कि स्टेट जो लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, वो जिसमें कि सब्जेक्ट्स में सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि पार्लियामेंट उसके अंदर लेजिस्लेट करे, स्टेट नहीं क्योंकि सही से कर पा रही है। तो इस केस के अंदर राज्यसभा जो है उसका रेजोल्यूशन चाहिए होता है, पास कराना होता है, तभी हम पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है। तो यहाँ पे पावर राज्यसभा के पास है कि अगर हमें स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन करनी है सेंटर को, पार्लियामेंट को, तो राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास कराना होगा। तो यहाँ पे एडवांटेज राज्यसभा पे। क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विस, अगर नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो भी राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा। तो यहाँ पे भी एडवांटेज क्या है? राज्यसभा के पास। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या देखा था कि दोनों हाउसेज में अलग अलग पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो अगर राज्यसभा मना कर देगी, वहां पास नहीं होगा, तो लोकसभा कुछ भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती। इसीलिए ये कहा गया कि राज्यसभा को भी यहाँ पे भी एडवांटेज है कि राज्यसभा में अलग से पास करना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है और राज्यसभा के बिना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बन पाएगी लॉ। तो इसीलिए राज्यसभा की यहाँ भी एडवांटेज है। तो कंक्लूजन क्या है? ऐसे कि हमने देखा बहुत न्यूमेरिकली और पावर्स के हिसाब से क्या है, लोकसभा की एडवांटेज है, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया। ये हम प्रोविजंस रीड करके हमने कंक्लूड करा है कि लोकसभा की ज्यादा पावर है, ज्यादा सुपीरियर है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा को लोअर हाउस कहा गया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हाउसेज इक्वल भी हैं, पर हमने जो प्रोविजंस पढ़े उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि लोकसभा हल्का सा ज्यादा सुपीरियर जरूर है और होना भी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं पीपल। राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली लोकसभा जो कि क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होने पीपल, तो उसको ज्यादा पावरफुल ही रखा गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा का राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है और कैसे क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ही नहीं। लोकसभा का या राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा या उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, कुछ भी नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहली बात तो ये याद रखनी है कि डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है अंडर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977। इस एक्ट के अंदर एक ये पोजीशन क्रिएट की गई है दोनों हाउसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, तो इसका आंसर होगा इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्योंकि ये लॉ के अंडर बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इट हैज द सेम ऑफिशियल स्टेटस, अलाउंसेस, पर्क्स एज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर को सैलरीज मिलती हैं, उनके पर्क्स होते हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटस होता है, वो इक्विवेलेंट होगा एक लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलेगा, वही सब मिलेगा जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। तो इससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट पद है ये लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे ये पूछ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, राम सुहाग सिंह। ठीक है, 1962 में थे राम सुहाग सिंह। जब कांग्रेस स्प्लिट की गई थी तब ये बने थे लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो एक्ट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। लीडर इन दैट हाउस ऑफ द पार्टी इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। कोई वैल्यू नहीं दी गई है कितने परसेंट होने चाहिए, कुछ नहीं दिया गया, सीधा ये कहा गया है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो होगी अपोजिशन पार्टी की, उसका जो लीडर चूज करेंगे वो हो जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। दोनों हाउस के जो मेंबर है उनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? उनका हेड होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है,
तो अब ये था कि ये मिसकंसेप्शन हो गई थी लास्ट ईयर 2014 में भी और 2019 में भी कि मिनिमम 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए ही चाहिए अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन चूज करना है। तो क्या हुआ, 2014 में भी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन वेकेंट रही पोजीशन, और अभी भी कोई रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट पार्टी है यानी कि जो लीडर है ऑपोजिशन की, उसके अंदर उनके पास मिनिमम 10% सीट्स ही नहीं है लोकसभा में, यानी 550 की 10% 55 सीट्स ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पार्टी है ऑपोजिशन में जिसको हाईएस्ट सीट्स मिली हैं, तो सीट वेकेंट रखी गई हैं। पर एक्चुअली ये क्या है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ये एक डायरेक्शंस थी। डायरेक्शन नंबर 221 का सी, जो कि स्पीकर ने दी गई थी इनिशियली जब पहली बारी लोकसभा लगी थी, तब 1952 में स्पीकर के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी। उसमें एक आ गया था कि एटलीस्ट कुछ कोरम होना चाहिए, उनमें से बनना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो उन्होंने कहा था कि 1/10 होने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के। तो ये एक डायरेक्शन है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है, ना कि कोई ऐसा लॉ है कि मिनिमम 10% होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये सिर्फ डायरेक्शन है, इसको मानना ना मानना या इसको अमेंड करना लोकसभा के अपने हाथ में है। ठीक है, तो ये एलओपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है, क्योंकि ये कई सिलेक्शन पैनल में भी होती है, कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी बनती है उसके अंदर होती है इनकी पोजीशन, उनका वोट होता है। तो और ये ऑपोजिशन की वॉइस होती है, ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट कौन रखता है, जो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है हाउस के अंदर। तो अगर ये पद नहीं होगा तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ जजमेंट। लेकिन ये कहा गया है कि इस डायरेक्शन को अमेंड करके ये कर देना चाहिए कि ये मेंबर ऑफ द हाउस का 10% रख सकते हैं, पर ये सिंगल पार्टी का ना करके प्री पोल अलायंस का कर दें या पोस्ट पोल अलायंस का कर दें 10%। तो ये उस बंदे को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जरूर देना चाहिए, और ये सीट वेकेंट नहीं होनी चाहिए अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छे से आगे बढ़ाना है और अपोजिशन के व्यू पॉइंट को भी इंकॉर्पोरेट करना है अपनी गवर्नमेंट की रनिंग में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, ऑर्डिनेंसेस, जनरल प्रोसीजर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पे। मैं आशा करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहेगा, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।